हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। आज इस करंट अफेयर्स बुलेटिन में हम ये जानेंगे कि भारत की घातक मिसाइल लॉन्चिंग से पहले किस पड़ोसी देश ने स्पाई शिप भेज दिया है इंडियन ओशन में, और मैप के थ्रू बताएंगे आपको। चर्चा करेंगे वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट पर, जिसके अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा रेमिटेंस यानी विदेश में जो बसे भारतीय हैं उन्होंने धन भेजा है भारत को। ये कितनी रकम है ये भी चर्चा करेंगे। बात होगी G20 की पहले शेरपा मीटिंग की, किस शहर में आयोजित हुई है। दुनिया के सबसे बड़े सक्रिय ज्वालामुखी का नाम भी बताएंगे आपको, जो 40 साल में ये पहली बार फटा है। 3D मैप के थ्रू दिखाएंगे। ये भी जानेंगे कि किस आतंकी समूह ने भारत से कहा है कि अफगानिस्तान में निवेश करे, गुहार लगाई है। युद्धाभ्यास संगम वो चल रहा है, उस पर भी बात होगी। और बात इस पर भी होगी कि हार्नेबल फेस्टिवल कहाँ पर हुआ, जिसका उद्घाटन उपराष्ट्रपति ने किया है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए एमडी और सीईओ के बारे में जानेंगे। और बुलेटिन के आखिरी हिस्से में बात होगी नियुक्तियों पर और दिवस पर। तो दोस्तों शुरू करते हैं। और बहुत सारे और बहुत ही इंटरेस्टिंग कंटेंट है आप सबके एग्जामिनेशन के लिए, और क्वेश्चंस तो हमारे टकराते ही हैं। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, और मैप के थ्रू बताने वाला हूँ आपको। तो क्वेश्चन होगा, भारत के लगभग 5000 किलोमीटर की क्षमता वाली मिसाइल टेस्ट का ऐलान करते ही किस देश ने अपना जासूसी जहाज हिंद महासागर में भेज दिया है? आंसर होगा इसका चाइना। इससे पहले भी एक बार और ऐसी घटना हो चुकी है, और न्यूज़ वेबसाइट द प्रिंट के अनुसार भारत 15 और 16 दिसंबर के बीच में अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो समुद्री क्षेत्र है और बंगाल की खाड़ी है, उसके आसपास मिसाइल टेस्ट करने वाला है। और इसकी रेंज जो है ना, वो 5000 से 5400 किलोमीटर दूरी तक की हो सकती है। और ये मिसाइल अग्नि 5 हो सकता है या फिर K5 हो सकती है। और आपको बताऊं कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार भारत ने इसके लिए अभी हाल ही में नोटोम NOTAM यानी नोटिस टू एयरमैन, या फिर कहें नोटिस टू एयर मिशन, ये जारी किया। ये अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार ये जारी करना ज़रूरी होता है, और ये एक टेलीकम्युनिकेशन माध्यम से दुनिया के कई सारे देशों को ये नोटिस जारी करना होता है और बताना होता है कि हम मिसाइल की टेस्टिंग करने जा रहे हैं, ओके, और ताकि उस क्षेत्र में कोई फ्लाइंग ऑब्जेक्ट ना आ जाए जिससे इसे टकराने का खतरा हो। ठीक है, तो इस चीज़ को मैप के थ्रू देखते हैं कि क्या होने वाला है, और चीन इतना ज़्यादा घबराया हुआ क्यों है, उसने अपना स्पाई शिप भेजा है। तो ये रहा प्यारा भारत, आप देख रहे हैं। और हम देखेंगे कि ओडिशा यहाँ है, और यहीं पर है APJ अब्दुल कलाम द्वीप आइलैंड, और वहीं से ये लॉन्चिंग होने वाली है 5000 से 5400 किलोमीटर दूरी की ये लॉन्चिंग है। और कैसे लॉन्चिंग हुई, और ये देखिए इस तरीके से ये लॉन्च होगा और यहाँ तक आएगा, यानी 5000 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूरी तक। तो जैसे ही इस बात की खबर इंडिया ने जारी की, चूँकि अंतर्राष्ट्रीय कानून है उसके मुताबिक ये बताना होता है कि हम इतने बड़ी मिसाइल को लॉन्च करने जा रहे हैं, तो इस रेंज में कोई भी जहाज़ उस वक्त न जाए। ठीक है, तो इसकी खबर चीन को भी लगी। नोटिस जारी हुआ तो चीन ने क्या किया, मिसाइल टेस्ट होने से पहले ही अपना जो जासूसी जहाज़ है उसका नाम है युआन वांग 5। ठीक है, तो उसने क्या किया, वो उस वक्त यहाँ पर था, यानी ये साउथ चाइना सी है और यहीं पर ये जहाज़ है। और इसने इधर से बढ़ते हुए इंडोनेशिया के बाली द्वीप समूह है, यहाँ से टर्न किया उसने, और फिर यहाँ ये आप देख रहे हैं इस तरीके से हिंद महासागर में उसने वहाँ पोजीशन बना ली है। ओके, 5 दिसंबर तक ये हिंद महासागर में पहुँच चुका है, और आज 7 दिसंबर है। तो ये जो जासूसी जहाज़ है, इसके ज़रिए चीन जो है ना, वो भारत के आगामी जो मिसाइल टेस्ट है उसको ट्रैक करना चाहता है। वो जानना चाहता है कि इसकी रीडिंग क्या होगी, कैसी स्थिति होगी। ठीक है, तो मैं ये देख रहे हैं आप कि इस तरह से लॉन्चिंग होगी, और इसी रेंज के पास में ही चीन ने अपना एक जहाज़ यहाँ पर भेज दिया है।
अच्छा, इससे पहले नवंबर में अग्नि 3 कार की टेस्टिंग हुई थी। 6 से 11 नवंबर को होना था, लेकिन चीन का एक युआन वांग 6 जो जासूसी जहाज था, ये तो 5 है, वो 6 था, तो वो भी पहुंच गया था। तो इंडिया ने क्या किया था कि उसको टाल दिया था और 15 दिन बाद उसकी टेस्टिंग हुई थी। और अब युआन वांग 5 ये यहाँ पर पहुँच चुका है और ये लॉन्चिंग होने वाली है। ठीक है, तो ये समझने के लिए मैंने पूरा मैप के थ्रू आपको बताया मैंने। अब सवाल ये है कि भारत कौन सी मिसाइल को टेस्ट करने वाला है। तो द प्रिंट के अनुसार और तमाम जो न्यूज़पेपर्स हैं उन सब के अनुसार लगभग 5400 किलोमीटर की क्षमता वाली ये मिसाइल है जिसका टेस्ट होगा। हालांकि इसके बारे में खुलासा नहीं किया है इंडिया ने कि हम किस मिसाइल को टेस्ट करने जा रहे हैं, लेकिन ऐसी 2 मिसाइल है जिसकी क्षमता 5000 किलोमीटर से ज़्यादा है, जैसे अग्नि 5 है या फिर K5। इन्हीं दोनों में से कोई एक हो सकता है। ठीक है, और ये जो है ना युआन वांग 5 ये सैटेलाइट ट्रैकिंग जहाज है और चीनी सेना इसका उपयोग करती है सैटेलाइट और मिसाइल को ट्रैक करने के लिए। उसकी क्या स्थिति है, कैसी उसकी टेस्टिंग रही, कहाँ पर लॉन्चिंग हुई, इन सब को जानने के लिए करता है। ठीक है, और ये PLA के स्वामित्व में है ये जहाज़ और उसी के द्वारा ये भेजा गया है यहाँ पर। ठीक है, तो अब क्या है कि पूरी स्थिति आप देख रहे हैं कि चाइना किस कदर भारत के जो मिसाइल है उसकी ये जासूसी कर, और इसी का एक जहाज़ यहाँ पर हम्बनटोटा जो बंदरगाह है श्रीलंका का, वहाँ पहुँचा था अगस्त में। तब भी काफ़ी विवाद हुआ था। चीन और इंडिया ने काफ़ी चिंता जताई थी। ठीक है, अब सवाल ये भी है कि हिंद महासागर के क्षेत्र में चीन जो है वो स्पाइसशिप क्यों भेज रहा है और क्यों इतनी ज़्यादा घुसपैठ कर रहा है। दरअसल वो ट्रैक करना चाह रहा है मिसाइल की लॉन्चिंग को। इसके अलावा अलग अलग जो मिसाइल ठिकाने हैं उन सब के बारे में भी वो जानना चाहता है, और इसी वजह से हिंद महासागर में वो लगातार भेज रहा है अपने जहाज़ को, स्पाई जहाज़ को, और यहाँ अपना दबदबा भी बनाना चाहता है। ठीक है, और एक और बात है कि वो मलक्का जल डमरू जो यहाँ पर है ये वाला हिस्सा, ये उसके अलावा भी एक मार्ग की तलाश में है जहाँ से वो सीधे इस हिंद महासागर में पहुँच सके। तो ये जो बाली द्वीप समूह है उसी के पास से वो इस बार यहाँ पहुँचा है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं अग्नि 5 के बारे में भी। ये जो अग्नि 5 है ये परमाणु क्षमता वाले इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। ये रेंज 5000 से 5500 किलोमीटर दूर तक की है। डिजाइन DRDO ने किया है और इसका उत्पादन भारत डायनामिक्स लिमिटेड वो कर रहा है, और इस मिसाइल का इस्तेमाल करने का कंट्रोल स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड के पास है। एक और मिसाइल है K5, ये परमाणु क्षमता वाली सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है, और उम्मीद ये की जा रही है कि शायद अग्नि 5 या फिर K5 ये लॉन्च हो सकती है। ठीक है, रेंज उसकी भी 5000 से 6000 किलोमीटर है और निर्माणाधीन है। DRDO ने इस मिसाइल को डिज़ाइन किया है और ये सबमरीन यानी पनडुब्बी से लॉन्च होती है और बहुत दूर तक ये मार करती है, और इसका भी कमांड स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड के पास। ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट बात थी जो आपने इस चीज़ को समझा कि चीन किस तरह से ये परेशान है इंडिया की जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है उसको लेकर, और अपने जो जासूसी जहाज़ है वो किस तरीके से हिंद महासागर में ये भेज रहा है। ठीक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये पूरा जो घटना हो रही है, वो सब जो भी अपडेट होगा उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख रहे हैं आप। उससे पहले आपको बता दूं कि अब तक का टोटल करंट अफेयर्स PDF अवेलेबल है आप सबके एग्जामिनेशन के लिए, और वो ले सकते हैं आप 1 ईयर के मेंबरशिप के जरिए। मात्र 150 रुपये में छूट चल रही है अभी, और वो आप मेंबरशिप ले सकते हैं। उसके जरिए आपको PDF तो मिलता है, साथ में मॉक टेस्ट और टेस्ट सीरीज़ में भी पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। तमाम एग्जामिनेशन की तैयारी हज़ारों स्टूडेंट कर रहे हैं इस मेंबरशिप के जरिए, तो आप भी देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना इस वीडियो का, वहाँ पर पूरा डिटेल भी है और एक वीडियो भी है कि कैसे मेंबरशिप लेना है, और सरकारी जॉब न्यूज़ का जो ऐप है उसका इस्तेमाल करके आप करंट अफेयर्स की
खासतौर पर तैयारी शानदार कैसे कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई है, माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ 37। उसके अनुसार वर्ष 2022 में दुनिया में सबसे ज़्यादा रेमिटेंस किस देश को मिलने की उम्मीद है? आंसर होगा इंडिया, भारत को मिले। रेमिटेंस होता क्या है? देखिए, जब कोई प्रवासी दूसरे देश में रहते हुए उस देश से अपने मूल देश में पैसा भेजता है, जैसे उदाहरण के तौर पर मैं बताऊं कि कोई व्यक्ति वो नौकरी करने गया अमेरिका या किसी अरब देश में गया या फिर यूरोपीय देश में गया, और वहाँ से जो पैसा भेज रहा है अपने घर पे अपने देश में, उसे कहते हैं रेमिटेंस। ठीक है, तो इस बार जो है रिकॉर्ड स्तर पर रेमिटेंस आने वाला है, ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है। इससे रिलेटेड अगला क्वेश्चन फिर डिटेल बताते हैं आपको। क्वेश्चन होगा, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कौन सी है? माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ 37। ये 37 जो है नंबर है, हर साल ये नंबर बढ़ता रहता है। तो इसके अनुसार भारत को वर्ष 2022 में कितने डॉलर रेमिटेंस मिलने की उम्मीद है? कितनी रकम है? आंसर होगा $100 बिलियन। बहुत बड़ी रकम है। और आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडियन एक्सप्रेस में, ये क्या है? रिकॉर्ड $100 बिलियन ये होने जा रहा है। और इसके बारे में पूरे डिटेल बताया इंडियन एक्सप्रेस में, और उसी के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। रिपोर्ट का नाम क्या है? रिपोर्ट का नाम काफ़ी लंबा है, और ये रिपोर्ट है माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ 37। ओके, और इसी में बताया गया है कि दुनिया में अलग अलग देशों के पास कितने रेमिटेंस आने की उम्मीद है 2022 में। तो सबसे ज़्यादा 100 बिलियन इंडिया को मिलने जा रहा है। सेकेंड स्थान पर है 60 बिलियन मैक्सिको। मैक्सिको कहाँ है? ये यूएसए के पास में है, उत्तरी अमेरिका जो है ना महादेश, वहाँ पर। उसके बाद चाइना है $51 बिलियन, फिर फिलीपींस है $38 बिलियन, और इजिप्ट है $32 बिलियन। मतलब जो हमारे प्रवासी हैं वो बहुत बड़ी मात्रा में रकम भेजने जा रहे हैं, और पिछले साल की तुलना में ये काफ़ी ज़्यादा है। अगर पिछले साल की तुलना की बात करेंगे तो पिछले साल से 12% ज़्यादा इंडिया को ये रकम मिलने जा रही है। ये रिकॉर्ड है, ठीक है, और $100 बिलियन का रिकॉर्ड है, और जीडीपी का 3% के आसपास है। ठीक है, तो ये तो आपने देखा ये पूरी लिस्ट, और एक बार मैं दिखा देता हूँ। ये सब पूरी लिस्ट है। इंडिया का $100 बिलियन, मैक्सिको 60, चाइना 51, फिलीपींस 38 है, इजिप्ट अरब रिपब्लिक 32, पाकिस्तान को $29 बिलियन, बांग्लादेश को $21 बिलियन, और नाइजीरिया को $21 बिलियन ये मिलने जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर सवाल उठता है कि इतना ज़्यादा यानी $100 बिलियन रेमिटेंस होने की उम्मीद क्यों है? तो वर्ल्ड बैंक ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि क्वालिफिकेशन में स्ट्रक्चरल शिफ्ट हुआ है, और उसकी वजह से जो भारतीय प्रवासी है उसका डेस्टिनेशन उसमें काफ़ी बदलाव हुआ है। क्वालिफिकेशन में स्ट्रक्चरल शिफ्ट का मतलब यह है कि क्वालिफिकेशन के कारण, अच्छी क्वालिफिकेशन, अच्छी पढ़ाई के कारण भारतीयों को ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं। मतलब अब पैसा सिर्फ वर्कर्स से नहीं आ रहे हैं, बल्कि प्रोफेशनल से काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। इसको मैं समझाता हूँ आपको मैप के थ्रू। देखिए, ये रहा प्यारा भारत, और जो खाड़ी देश हैं यहाँ पर, या फिर कहें मिडिल ईस्ट कंट्री, तो यहाँ पर पहले क्या होता था कि यहाँ से सबसे ज़्यादा पैसे आते थे इंडिया के पास, यहाँ मजदूर वहाँ काम करते थे। लेकिन अब डेस्टिनेशन बदल गया है, मतलब कि अब प्रोफेशनल्स की संख्या बढ़ती जा रही है, वर्कर्स से ज़्यादा। मजदूर यहाँ तो मजदूरी कर रहे हैं, मतलब कौन सा बिल्डर है, कोई राजमिस्त्री है, कोई शेफ़ है, या कोई कुछ है, इस तरह के वर्कर्स हैं, तो ठीक है, मजदूर हैं कोई ज़्यादातर इस इलाकों में। लेकिन अब क्या हुआ है कि पढ़े लिखे लोग जब बढ़े हैं, वो सब प्रवासी बने हैं, तो शिफ्ट बदल गया है यूरोप की ओर। ठीक है, तो जो उच्च शिक्षा जो बढ़ी है, हायर एजुकेशन बढ़ा है, उसकी वजह से अब इधर से शिफ्ट होकर मध्य पूर्व जो देश हैं उससे हटकर शिफ्ट होकर
अब ये चला गया है इस तरफ यूरोपीय देशों में, या फिर कहें यूनाइटेड किंगडम, पूर्वी एशिया, अब दूसरी ओर सिंगापुर है, ऑस्ट्रेलिया भी है, न्यूजीलैंड भी है, यूरोपीय कई देश हैं, अमेरिका भी है। तो इन सब देशों में वहाँ तक वो पहुँच गया। ठीक है, तो वहाँ से लोग अब ज़्यादा पैसे भेज रहे हैं और यही वजह है कि ये रिकॉर्ड 100 बिलियन मार्क 2022 में होने जा रहा है। ठीक है, समझ रहे हैं आप बात? तो एक नई बात है। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट है, ये मुख्यालय कहाँ है? वर्ल्ड बैंक का वाशिंगटन DC। अध्यक्ष कौन है इसके? डेविड मालपास। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं और ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारत ने G20 की अध्यक्षता संभालने के बाद पहली शेरपा मीटिंग किस शहर में आयोजित की? आंसर होगा उदयपुर। ये आपको ध्यान में रखना है, क्वेश्चन इस तरह के आ सकते हैं। ठीक है, तो आंसर है उदयपुर। देखिए, भारत ने 1 दिसंबर को औपचारिक रूप से G20 की अध्यक्षता संभाली। आप सोच रहे होंगे कि 16 नवंबर को ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट जोको विडोडो से हाथ में हथौड़ा लिए हुए थे, यानी जोको विडोडो ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को गैबल यानी हथौड़ा सौंपा था। देखिए, वो एक अनौपचारिक स्थिति थी कि उन्होंने कहा कि अब प्रेसिडेंसी आपके हाथ में, लेकिन एक्चुअल में प्रेसिडेंसी 1 दिसंबर से इंडिया को मिली है। तो ये G20 की शेरपा मीटिंग ये हुई है 4 से 7 दिसंबर को, और कहाँ पर? उदयपुर में, राजस्थान में। और इसमें यह है कि सितंबर 2023 में जो समिट होने वाली है, दुनिया भर के जो 20 देश हैं G20 के जो मेंबर कंट्री हैं और जो गेस्ट बुलाए जा रहे हैं, उन सब के राष्ट्राध्यक्ष पहुंचने वाले हैं। तो उसका एजेंडा क्या होगा, इन सब पर डिस्कशन हुआ। और इस बैठक में भारत के शेरपा अमिताभ कांत वो मौजूद थे। ठीक है, ये रहे अमिताभ कांत, यहाँ पर फोटोग्राफ देख रहे हैं। तो G20 के इंडियन शेरपा कौन है? अमिताभ कांत। शेरपा कौन होता है? मैंने कई बार बताया है। शेरपा मतलब कि इस पूरे आयोजन के लिए जो प्रमुख जिम्मेदार व्यक्ति है, उसी की निगरानी में पूरा आयोजन हो रहा है। तो वो एक तरह से मैनेजमेंट का काम करने वाले को शेरपा कहा जाता है। तो ये मीटिंग हुई और इसी में ये सब तय किया गया है, और G20 के जो मेंबर कंट्री हैं और इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं और जो गेस्ट हैं कई सारे देश, तो उन सबको इसमें इनवाइट किया गया था। कई मुद्दों पर बात हुई है, जैसे हरित विकास का विषय है, महिलाओं के नेतृत्व वाले डेवलपमेंट पर, SDG यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, उनके कार्यान्वयन मतलब उस पर कैसे काम तेजी की जाए, तो इन सब पर बात हुई। और यहाँ बता दूँ आपको कि G20 की जो अध्यक्षता मिली है इंडिया को, तो समिट होने वाली है सितंबर 2023 में, दिल्ली में होगी समिट, और करीब 200 से ज़्यादा अलग अलग जगहों पर मीटिंग्स होंगी, बैठकें होंगी। तो इस समिट के लिए इंडिया ने जो है ये इन 9 देशों को इनवाइट किया है, गेस्ट कंट्री के रूप में आमंत्रित किया। कौन कौन से देश हैं? बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड्स, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, और किन किन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को आमंत्रित किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी ISA, कोलेशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर और एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट बात है। और G20 उसका लोगो आप देख रहे हैं, और उसकी थीम क्या है? वसुधैव कुटुंबकम, 1 अर्थ, 1 फैमिली, 1 फ्यूचर। ये सब जो बातें मैंने बताई है ना, इन सब से ही क्वेश्चंस आते हैं अंदर से। ठीक है, इससे आपसे पूछा जा सकता है कि किन किन देशों को आमंत्रित किया गया, आप बताइए कि किस पड़ोसी देश को आमंत्रित किया गया, तो आपको बांग्लादेश बताना है। किन अरब देशों को आमंत्रित किया गया, तो वो सब आप देख सकते हैं यहाँ। तो इस तरह के जो डिटेल बताता हूँ वो भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं और ये भी मैप के थ्रू बताएंगे आपको बहुत शानदार तरीके से। क्वेश्चन होगा, दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी, यहाँ पर क्या बात हो रही है? सबसे बड़ा और सक्रिय ज्वालामुखी, लगभग 40 वर्षों में पहली बार 27 नवंबर को ये फटा है, नवंबर। तो इसका नाम क्या है? आंसर होगा
मौना लोआ। ये सक्रिय ज्वालामुखी था, कुछ कुछ उसे धुआं वगैरह निकलता रहता था, लेकिन ये अब फट गया है और ये न्यूज़ भी आप देख रहे हैं। और ये मौना लोआ ये कहाँ पर है? अमेरिका में है। अमेरिका का एक हवाई द्वीप है वहीं पर, और ये ज्वालामुखी फटा है और बड़ी मात्रा में गैस और लावा उगल रहा है। फोटोग्राफ दिखा देता हूँ मैं। इस तरीके से लावा की नदी बह रही है वहाँ पर, ऐसे स्थिति है। ठीक है, वो धीरे धीरे बढ़ रहा है और इस द्वीप पर लोग भी रहते हैं, बड़ी अच्छी खासी बसावट भी है। मौना लोआ जो है वो उस इलाके में 5 ज्वालामुखियों में से एक है जो प्रशांत महासागर में ये स्थित है। अब मैप के थ्रू बताते हैं, फिर आपको ये समझ में आएगा इसके बारे में। ठीक है, तो प्यारा भारत रहा अर्थ में, और अब चलते हैं अमेरिका। ठीक है, तो अमेरिका की ओर चलते हैं और यह रहा USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और इसी का हवाई आइलैंड है, द्वीप है, जो यहाँ पर है, नॉर्थ पैसिफिक ओशन में है। ये देख रहे हैं आप यहाँ, और इसी के पास है पर्ल हार्बर, जिसके बारे में आप जानते होंगे। तो यहीं पर है ये ज्वालामुखी जो दुनिया का सबसे बड़ा और सक्रिय ये ज्वालामुखी है, और यही फट गया है। ये तो सैटेलाइट मैप आप देख रहे हैं, तो इस वजह से इसमें आग और धुआं नहीं दिख रहा है आपको, लेकिन एक्चुअल में ये फट चुका है। ठीक है, और ये जो है ना वो समुद्र तल से 4170 मीटर ऊंचा है, लेकिन इसका जो आधार है ना ज्वालामुखी का, वो नीचे ही है, समुद्र के अंदर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। इस्लामी कट्टरपंथी समूह के द्वारा शासित किस देश ने भारत से निवेश करने की गुहार लगाई है कि वहाँ पर निवेश करा जाए? आंसर होगा अफ़गानिस्तान। ठीक है, न्यूज़ आप देख रहे हैं। अफ़गानिस्तान के जो तालिबान शासन है उसने ये कहा है, उसके प्रतिनिधि ने इंडिया से बातचीत की और द हिंदू न्यूज़पेपर को भी बताया कि तालिबान ये चाहता है कि अफ़गानिस्तान में इंडिया इन्वेस्ट करे मतलब कि वहाँ के रोड, वहाँ के बांध जो बनाए जा रहे थे उन सब पर काम जारी रहे। तो तालिबान का राजनीतिक कार्यालय है, उसका चीफ है सुहेल शाहीन, तो उसी ने ये कहा है कि तालिबान के जो नेता हैं वो उन सब ने मुलाकात की वहाँ पर भारतीय दूतावास के मिशन से। तो एक बार मैप के थ्रू भी दिखाते हैं। प्यारा भारत है और अफ़गानिस्तान कहाँ है? ये हमारा पड़ोसी है, यहाँ से हमारी सीमा उसकी लगती है। ठीक है, तो यही एम्बेसी है इंडिया की काबुल में। एक बार दिखा देता हूँ मैं, काबुल में एम्बेसी। तो इसी जगह पर यह मुलाकात हुई है और बातचीत हुई है, और तालिबान ने यह कहा है कि इंडिया उसे अफ़गानिस्तान को और डेवलप होने में, उसकी जो हालत ख़राब है उसको बेहतर करने में मदद करे, वहाँ इन्वेस्टमेंट करे, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह जो भारतीय निवेश थे उन सब के लिए दरवाज़ा खुला हुआ है। देखिए, पिछले 2 दशकों में भारतीय पब्लिक और प्राइवेट संस्थानों ने मुख्य रूप से अफ़गानिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में लगभग $3 बिलियन का निवेश किया हुआ। और पिछले साल तालिबान की जो वापसी हुई थी, अफ़गानिस्तान पर कब्जा किया, उसके बाद से निवेश बंद हो गया था। ठीक है, तो अब तालिबान ये चाहता है कि भारतीय कंपनियां वहां पर पहुँचें, अफ़गानिस्तान में स्वास्थ्य सुविधाएं, बिजली इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब का काम काज वो देखें। ठीक है, तो ये स्थिति है। अब उसने कहा है कि मदद करें। ठीक है, और अगर हम बात करेंगे कि इंडिया ने कौन कौन से प्रमुख चीज़ें वहाँ की अफ़गानिस्तान की बनाई हुई हैं, तो आप देख रहे हैं कि ये है डैम। कौन सा है? सलमा डैम। ठीक है, तो ये अफ़गानिस्तान इंडिया फ्रेंडशिप डैम के नाम से भी जाना जाता है, और ये इंडिया ने बनाया हुआ है। ठीक है, दूसरी बात हम कहें, वहाँ की जो संसद है, पार्लियामेंट है, अफ़गानिस्तान पार्लियामेंट, इसे भी इंडिया ने ही बनाया था। और वहाँ का जो हाईवे प्रोजेक्ट है उन सब में भी बड़े पैमाने पर इंडिया ने निवेश किया हुआ था। तो मुझे लगता है कि पूरी बात आप समझ चुके होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, और कोई सवाल हो आपके मन में तो कमेंट कर सकते हैं। हमारी टीम और मैं खुद कमेंट्स देखता हूं और ज़रूरत पड़ने पर उसका जवाब भी हम लोग देते हैं।
ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, राष्ट्रीय सेना झंडा दिवस यानी आर्म फोर्सेस फ्लैग डे ये कब मनाया जाता है? आंसर होगा 7 दिसंबर को। हर साल ये 7 दिसंबर को मनाया जाता है। उद्देश्य यही कि शहीदों और वर्दी में जो पुरुष थे हैं उन सबको सम्मान देना। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस यानी इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे कब मनाया जाता है? आंसर होगा 7 दिसंबर को। ये हर साल इस दिन मनाया जाता है। उद्देश्य यही है कि दुनिया में सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय एविएशन है उसके महत्व के बारे में जागरूकता फैलाई जाए। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट बात। और थीम क्या है? तो वैश्विक विमानन विकास के लिए उन्नत नवाचार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन और ये है इम्पॉर्टेंट, भारत और किस देश के बीच में संगम युद्धाभ्यास ये दिसंबर 2022 में आयोजित हुआ है? आंसर होगा USA, अमेरिका। कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो ये गोवा में आयोजित किया गया है, इंडिया में। और इसमें भारतीय नौसेना मार्को और अमेरिकी नेवी सील तो वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 1 दिसंबर से शुरू हुआ है और 3 हफ्ते तक ये चलेगा। और संगम युद्धाभ्यास का ये 7वां संस्करण है। इसकी शुरुआत हुई थी 1994 में, 1994 में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, इम्पॉर्टेंट बात, तो इंडियन नौसेना के जो स्पेशल जो टीम है या स्पेशल ब्रांच है उसका क्या नाम है? मार्को, इंडियन नेवी मार्को। तो उसने और दूसरी तरफ तो इस युद्धाभ्यास में इंडियन नेवी की जो मार्को एक पूरी ब्रांच है उसने इसमें पार्टिसिपेट किया और अमेरिका की नेवी सील ने पार्टिसिपेट किया। ठीक है, और नौसेना की बात हो रही है तो अभी चीफ कौन है? आर हरिकुमार। अच्छा, CDS कौन है? आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे हमें कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इस वक्त कौन है? देश के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे, देखते हैं कितने लोग जवाब दे पाते हैं। जवाब जरूर दें। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, मुंबई नागपुर समृद्धि एक्सप्रेसवे उसका उद्घाटन 11 दिसंबर को कौन करेगा? आंसर है नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ये करने जा रहे हैं। और इसका नाम क्या है? तो इस एक्सप्रेसवे का पूरा नाम है हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग। ये 6 लेन का एक्सप्रेसवे है और 150 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से यहाँ पर गाड़ियाँ चल सकेंगी। और महाराष्ट्र में मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे के बाद ये दूसरा एक्सप्रेसवे ये माना जा रहा है। ठीक है, तो इसकी जानकारी जो है ना महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस उन्होंने दी है। ठीक है, महाराष्ट्र की बात कर ले, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं और उप मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस। अगला क्वेश्चन, किस जगह पर आयोजित हॉर्नबिल फेस्टिवल के 23वें संस्करण का उद्घाटन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया? आंसर होगा कोहिमा यानी नागालैंड। तो भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने ये अभी हाल ही में नागालैंड की राजधानी कोहिमा में इसका जो उद्घाटन किया। आप देख रहे हैं कि वहाँ के नागालैंड के पारंपरिक वेशभूषा में उपराष्ट्रपति आपको दिख रहे हैं। ठीक है, ये एक फेस्टिवल है और जनजातीय समुदाय का ये फेस्टिवल है। अन्य समुदाय से संपर्क बढ़ाने के लिए ये फेस्टिवल आयोजित किया जाता है। ठीक है, नागालैंड की भी बात कर लें, राजधानी क्या है? कोहिमा, चीफ मिनिस्टर है नेफ्यू रियो, गवर्नर वहाँ के जगदीश मुखी हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE के नए MD और CEO कौन बन गए हैं? आंसर होगा सुंदर रमन राममूर्ति। ये रहा फोटोग्राफ इनका, सुंदर रमन राममूर्ति। तो सेबी जो कि मार्केट रेगुलेटर है उसने इसकी परमिशन दे दी और इन्होंने ज्वाइन कर लिया है। ठीक है, अब CEO और MD हो गए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2022 का उद्घाटन किसने किया? आंसर होगा द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति ने। ठीक है,
देखिए ये जो आयोजन है ना अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव, ये कब शुरू हुआ था? 19 नवंबर को शुरू हुआ था और समाप्त कब हुआ है? 6 दिसंबर को, यानी कल ही समाप्त हुआ है। तो वैसे तो शुरू हो गया था 19 नवंबर को, लेकिन इसका उद्घाटन 29 नवंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया था और उन्होंने गीता यज्ञ कार्यक्रम का भी उद्घाटन किया। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव ये हरियाणा सरकार के द्वारा ये आयोजित किया जाता है। कुरुक्षेत्र क्षेत्र में ये आयोजित किया जाता है। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट ये एक इवेंट है। हरियाणा का जो कुरुक्षेत्र जिला है उसी के एक शहर में ये आयोजन किया जाता है और माना जाता है कि महाभारत का युद्ध इसी क्षेत्र में हुआ था। हरियाणा की बात हो रही है, राजधानी चंडीगढ़ है, गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, टीबी मुक्त भारत कैंपेन, उसका नेशनल एम्बेसडर किससे बनाया गया है? आंसर होगा दीपा मलिक। स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये न्यूज़ भी जारी किया है, पीआईबी के जरिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो दीपा मलिक, उनको नेशनल एम्बेसडर बनाया गया है टीबी मुक्त भारत कैंपेन का। ठीक है, और इसके अलावा इस कैंपेन का निश्चय मित्र भी बनाया गया है और वो देश भर में टीबी के खिलाफ जागरूकता फैलाएंगे। ठीक है, तो ये टीबी मुक्त भारत कैंपेन है 2018 में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू किया था और लक्ष्य यही है कि लोगों में टीबी बीमारी के यानी ट्यूबरकुलोसिस बीमारी के बारे में जागरूकता पैदा करें और रोकथाम के लिए जो इलाज है, निःशुल्क मुफ्त में इलाज भारत में है टीबी को लेकर, तो उसे जो मरीज हैं वो ले पाएँ। ठीक है, और दीपा मलिक, इनके बारे में आप जानते होंगे, ये भारतीय पैरा एथलीट हैं। 30 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी खेलों में। पद्मश्री, खेल रत्न, अर्जुन पुरस्कार ये सब प्राप्त करने वाली भारत की पहली महिला पैरालंपिक हैं। ठीक है, वर्तमान में वो पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया की अध्यक्ष भी हैं। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं और मेंबरशिप आप सबके लिए शानदार तैयारी होगी करंट अफेयर्स की, देखना जरूर। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके बहुत काम आएगा और अब मिलते हैं कल मॉर्निंग को सुबह 6 बजे। ओके।